अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक बहुत अहम इशू से। लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार है। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर दुनिया भर के शहरों को पछाड़कर पहली नंबर पर आ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क सर्दी के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी आज सबसे ज़्यादा मॉल रोड पर 594 AQI रिकॉर्ड की गई। कैंट में 537 एयर क्वालिटी इंडेक्स, जबकि गुलबर्ग में AQI 501 रिकॉर्ड किया गया है। डीजी माहौलियात का कहना था कि शेखुपुरा में ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने पर एक और भट्टा मिसमार कर दिया गया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात पंजाब ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 1124 भट्टों पर मजमूई तौर पर 9.5 करोड़ रुपए जुर्माना किया है। फ़ज़ाई आलूदगी इंसानी जानों के लिए किस कदर खतरनाक है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सुबह से ही स्मॉग के बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। लाहौर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 498 हो गई, जबकि भारत का शहर दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 279 के साथ दूसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर दर्जाबंदी के लिहाज से 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुज़र सेहत, 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत है, जबकि 301 से ऊपर दर्जाबंदी खतरनाक आलूदगी है। आज लाहौर में एयर क्वालिटी की शरह इंतहाई खराब है, जिसकी वजह से शहरियों को आंखों की जलन और गले की खराश जैसी मुश्किलात का सामना है। दुनिया के 91% आबादी ऐसे मकामात पर रहती है जहाँ का फ़ज़ाई मयार आलमी दायरा सेहत के बनाए उसूलों से बहुत ज़्यादा ख़राब है। दुनिया भर में हर 10 अफराद में से 9 अफराद आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने पर मजबूर हैं। इसी वजह से दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस हर साल 70 लाख अफराद मौत का शिकार बन रहे हैं। 2016 में दुनिया भर में 42 लाख अफराद की अमवात फ़ज़ाई आलूदगी के बायस हुई, मगर हमारी इंतज़ामिया को समझ नहीं आ रही कि बेहतर एयर क्वालिटी इंसानी जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है। नाज़रीन, हाफिजाबाद में पाबंदी के बावजूद जो काश्तकार हैं उनकी जानिब से फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला अभी तक थम नहीं सका। स्मॉग के बढ़ते खतरात से शहरियों में सेहत के मसाइल बढ़ने लगे हैं। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। शहबाज गुल हाफिजाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा इस बारे में। फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तो ज़िला इंतज़ामिया हाफिज़ाबाद की जानिब से फसलों की बाकियात को जलाने और इसकी रोकथाम के लिए इस पर पाबंदी आयद की गई थी और दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई थी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि फसलों की बाकियात जलाने पर जो है वो मुकदमात जो किए जा सकते हैं और भारी जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं। जबकि महकमा ज़राअत की जानिब से इन फसलों की बाकियात को जलाने की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दी गई थी और इसके अलावा तमाम तर इक़दाम के बावजूद जो है फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला जो है इस अमल को रोका नहीं जा सका और सेहत के मसाइल भी इससे पैदा हो रहे हैं। बल्कि ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इन इक़दाम को सख्त तौर पर जो है वो रोका जा सके ताकि फ़ज़ाई आलूदगी में खात्मा हो सके, ना सिर्फ जो स्मोक जो है इसके खदशात वो बढ़ सके। जी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर माहौलियात नसीमुर रहमान साहब और अशरफ निज़ामी साहब, जो कि सदर PMA हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। नसीमुर रहमान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। हर साल ये इशू मज़ीद बढ़कर सामने आ जाता है और हर साल हम ये कहते हैं कि इक़दाम तो किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी ये अनाउंस करती है कि जी फ़लाँ इक़दाम कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, लेकिन उसका असर हमें आज तक कोई नज़र नहीं आया। इसकी वजूहात क्या है? नहीं जी, देखिए, आप अगर 2021 को 22 और 22 को 23 के साथ कंपेयर करें तो आपको बहुत बेहतरीन नजर आएगी। और जहाँ तक अभी बात स्टबल बर्निंग की हो रही थी, आपको पता है जो स्मोक एक्शन प्लान बनाया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से, उसमें ये टास्क एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दिया गया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दो तरह से एक्शन ले रहा है। एक तो ज़ाहिर है जो वायलेशंस हो रही हैं वो हमारी साइड पे भी है, इंडियन साइड पे हैं, जो हमारी साइड पे हैं स्मोक रूल्स के तहत उनको इख्तियार दिया गया, वो जुर्माने कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हैप्पी सीडर और जो कबूटा इस तरह की जो मशीनें हैं जो इस के लिए तल्फ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिससे कम होता है ये जो आपका स्टबल पैदा कम होता है, तो उसमें भी वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो वायलेशंस पर क्या सिर्फ जुर्मानों पर इक्तफा किया जा सकता है? जी देखें, दो चीजें। पहली बात तो यह है कि किसानों को ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आपको पता है UC लेवल तक वहाँ उनकी प्रेजेंस है, एक तो उनको एजुकेट भी कर रहे हैं, उनको साथ तरीके भी बता रहे हैं, सर्च इंस्टीट्यूट इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और
उनको मशीनरी भी बिल्कुल प्रोवाइड की सर, जाती है। इंतजामी सतह पर चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, लेकिन अगर हम सेहत की बात करें तो स्मॉग की वजह से बहुत से सेहत के मसाइल भी पैदा होते हैं। अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, अगर हम स्मॉग की बात करें तो स्मॉग किस तरह से सेहत पर असरअंदाज हो सकती है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि देखें, एक तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे जो इंडिकेटर्स बताने के लिए कि 2022 के अंदर इतनी खराबी थी और अब 2023 के अंदर बेहतर हो गया। अनफॉर्चुनेटली अगर आप लाहौर शहर के अंदर, आप तो एक अच्छे इलाके में हैं जहाँ सरसब्जा भी है, सब चीज़ें अच्छी हैं, फिर भी आप अगर देखें तो धुंध छाई हुई है। धुंध भी गंदी किस्म की धुंध है। अगर ऊपर फिजा से देखें तो मट्टी मट्टी पूरा लाहौर अटा पड़ा है। और जब आप मतलब इस्लामाबाद से यहाँ सफ़र करते हैं और जस्ट यू क्रॉस द गुजरात और इस एरिया से नीचे आए तो आपको नज़र आता है कि एक मट्टी के बादल हैं जो कि यहाँ पे छाए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जो हमारे इदारे हैं, वी आर कंसर्न, इंडीड वी अप्रिशिएट के जितने वो एफर्ट्स करते हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या उनके ये सारे इक़दामात जो हैं हमारे लिए बेहतर हैं? कितनी शर्म की बात है, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन इसके अलावा कोई सॉफ्ट है नहीं है कि लाहौर दुनिया के अंदर गंदे तरीन शहरों में से इस वक्त कम है अफजाई आलूदगी के हवाले से। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मतलब 350-400 के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि बाकी ये कि बीमारियां आप 1000 अस्पताल दुराना बनाते रहेंगे, लेकिन जब तक अगर आप तवज्जो नहीं देते हैं, हम तवज्जो नहीं देते हैं, अगर मैं लफ्ज़ हम ही यूज़ करूँगा बिकॉज ये भी हमारे दोस्त हम में से ही हैं, जब तक हम इस बात पर तवज्जो नहीं देंगे कि हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स कितने अच्छे हैं, उस वक्त तक ये बीमारियां लेती रहेंगी। नाउ कमिंग पर्टिनेंट टू योर क्वेश्चन कि ये जो है कि कैसे है और क्या इसके साथ होती है। देखिए, हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ तो जितनी भी हमारी बीमारियां हैं वो इसके साथ ये बढ़ के आएंगी। सांस लेने के साथ बीमारियां, फिर फेफड़ों की बीमारियां होंगी, इसके साथ हमारे गले नाक हैं जो उनकी बीमारियां वहाँ पे आएंगी। दैट हैज़ टू बी ओवर देयर कि जिसके साथ, और अस्पतालों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। और आप जानते हैं कि एस्मा जो है यहाँ पे बीमारी मौजूद है। एस्मा के बच्चों के अंदर ये बीमारी है, बड़ों के अंदर बीमारी है, तो एस्मा जो है इससे एक्टिवेट कर जाता है। फिर एक अभी हम वायरस से जान नहीं छुड़वा सकते, जबकि वायरस से जान नहीं छुड़ती है तो फिर आके हमारे ये स्मोक, और स्मोक इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। ये हम जो समझते हैं कि एक धुंध जो है, धुंध से बढ़ के एक सॉलिड किस्म की हमारे, अगर आप मतलब पहले हम सुना करते थे कि कराची के अंदर चूंकि वहाँ पे एयर पोल्यूशन और गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं। और आप अशरफ निज़ामी साहब साथ रहिएगा, इस हवाले से मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब शामिल करते हैं अगला टॉपिक के गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए मुल्क में बड़े पैमाने पर मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही भी कर ली गई है। 1 नवंबर के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मनकुला और गैर मनकुला जायदादों को भी जब्त कर लिया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को डिपोर्ट करने का हतमी फैसला और इसमें कोई तौसीह नहीं दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज 6000 से ज़ायद अफगानी अपने मुल्क रवाना हुए। हुकूमती अल्टीमेटम के बाद पर 92,000 से ज़ायद अफगान पनाह गुज़ीन अपने वतन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान रह रहे थे उनकी मुल्क बदरी का सिलसिला जारी है। और अगर हम तोरखम बॉर्डर की बात करें तो वहाँ से 3185 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौटे हैं। अली आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम तर डिटेल्स देते हैं। अली, बताइएगा। मैं पाक अफ़गान तुरखम में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं कि कसीर तादाद पे एपिक्स कमेटी के फ़ैसले के बाद अफ़गान पनागज़ीनों की रज़ाकाराना तौर पर वतन वापसी का सिलसिला जारी है। कस्टम हुकाम से जब हमने इस हवाले से पूछा तो उनका यही कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 30 ट्रक जो है वो रज़ाकाराना तौर पर तुरखम के रास्ते अफ़गानिस्तान दाखिल हो रहे हैं, जिनमें ड्राइवरों के बकौल फ़ी ट्रक में 2 ख़ानदान मौजूद होते हैं। अब तक तकरीबन 1320 फैमिली जो है पाकिस्तान छोड़ के अफ़गानिस्तान चले जा चुके हैं और रज़ाकाराना तौर पर यह सिलसिला जारी है। अफ़गान पनागज़ीनों से जब हमने इस हवाले से बात की तो उनका भी यही कहना है कि वो खुशी से अपने मुल्क जा रहे हैं। और इमिग्रेशन हुकाम से इस हवाले से हमने बात की तो इमिग्रेशन हुकाम का ये कहना है कि उन्होंने अफ़गान हुकाम की अफ़गान बाशिंदों की क्लियरेंस का अमल जो है वो तेज़ किया है ताकि वो जल्दी से अपने वतन जा सके और उनके मुश्किलात में कमी हो। जी
गैर कानूनी मुकीम जो अफ़गान शहरी हैं उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। पाक अफ़गान बॉर्डर बाबे दोस्ती पर इस सिलसिले में खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं मतीउल्लाह से। मती, बताइएगा इस बारे में। बाबे दोस्ती से नए शराइत पर दो तरफा मुद्रब्त के खिलाफ पाक अफगान कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ सियासी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काप, जमात इस्लामी, अंजुमन ताजरान और मुख्तलिफ जो छोटी बड़ी ताजर तंजीमें उसकी जानिब से एहतजाजी धरने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ ताजर तंजीम के नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस धरने के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर वीज़ा या पासपोर्ट सिस्टम लागू करना, ये तमाम इसमें जराइम बढ़ेगा, इसमें क्राइम बढ़ेगा, इसमें जो है हमारे बिहार की टैक्सेस में कमी आएगी, इसमें ट्रांसपोर्ट मुतासर होगा। एक पासपोर्ट जब आप आने जाने में जो लोकल कारोबार है वो मुतासर होगा। उनका एक ही मुतालिबा है कि पाक अफगान सरहद पर जो दो तरफा पैदल मुद्रब्त है उस पर जो पासपोर्ट सिस्टम का निफाज है उसको पूरी तौर पर इस फैसले को ख़त्म किया जाए ताकि लोगों को बिला रोक टोक अफगानिस्तान जाने और अफगान सरजमीन से या पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त मिल सके। जी मतीउल्लाह हमें आगाह करे थे। पाक अफ़गान बॉर्डर बाबे दोस्ती से यहाँ पर कैंप्स भी लगाए गए हैं और इसके साथ साथ अफ़गान बाशिंदों की जानिब से कुछ एहतजाज भी किया गया है। उनका क्या कहना है यहाँ पर आपको वो दिखाते हैं। हमारे तमाम तर कारोबार उस साइड पे, अफगानिस्तान साइड पे, हम लोग रोज़ाना यहाँ पे 30,000 के करीब लोग रोज़ाना बॉर्डर पे जाते हैं और वहाँ पे अपने कारोबार करके शाम को अपने घरों को लौट के आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर हुकूमत उनको रोजगार दे सकते तो फिर सही, वरना हम कभी और किसी भी सूरत में पासपोर्ट को नहीं मानते। हमारा गवर्नमेंट से मुतालिबा है दिलपुर बॉर्डर तस्करा और शनाख्त कार्ड पे खोल दिया जाए। हमारा ना कोई कारखाना है यहाँ पर, हमारा ना कोई बाग है, हमारा ना कोई इंडस्ट्री है। ये लोग फिर खाए क्या? हुकूमत हमें बताए कि जो लोग इस तरफ से या उस तरफ से ये लोग किधर जाए, इसका कोई और रोज़गार नहीं है। अगर ये बंद हो जाए 30 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और 30 लाख लोग एक खुदा न खास्ता एक बगावत की सूरत में उभरेंगे। अगर हम चमन बॉर्डर की बात करें तो वहां से भी अफगानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। मोहिबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहिब, बताइएगा कि अब तक कितने अफगानी अपने वतन वापस लौटे हैं? मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान और कोयटा में भी यहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो तारिकीन वतन है उनका सिलसिला जो है यहाँ से कोयटा और बलूचिस्तान से जो है इस वक्त जारी है। इस वक्त भी कोयटा में और जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला हैं वहाँ से भी जो गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफगान है उनका जो जाने का सिलसिला है वो जारी है। दूसरी जानिब यहाँ पर सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है पाक अफगान बॉर्डर चमन पर भी वहाँ पर जो है इन तारिकीन वतन के लिए जो है इंतज़ामात किए गए हैं और अब तक जो है यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है 10,000 से ज़ायद जो ख़ानदान है वो इस वक्त अफगानिस्तान जा चुके हैं। जी मोहिबुल्लाह हमें चमन बॉर्डर से वहाँ की सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वेलकम कहते हैं और इस्राएली जारहियत की बात करते हैं कि इसराइल खुलेआम गजा के अस्पतालों पर हमले करके जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। दूसरी तरफ इस जंगी जुर्म पर न सिर्फ आलमी इदारे खामोश हैं बल्कि दुनिया भर के मुमालिक ज़बानी मजम्मत कर रहे हैं। इन मजम्मतों की छतरछाया इसराइली मजलूम फलस्तीनियों और उनके बच्चों की बीखकनी करके नस्ल खुशी कर रहा है। इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल को फौरी खाली करने की धमकी दे दी है। निहत्ते फलस्तीनियों की शहादतों का सिलसिला जारी है लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अगर हम मगरबी दुनिया की बात करें तो वो तो कुत्ते और बिल्ली की मौत पर एहतजाज करते हैं लेकिन हजारों फलस्तीनी जख्मी हैं, निहत्ते बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। इवन यूएनओ की जानिब से जंग बंदी की करारदाद मंजूर हुई लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। सर, मगरबी दुनिया को हो क्या गया? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मगरबी दुनिया जो है वो मुनाफकत की एक्सट्रीम जो है पोजीशन पे पहुंच गए हैं और मैं समझता हूँ कि आपके ये जो इंट्रो में जो आपने क्लियरली बताया लफ्ज़ इस्तेमाल किए, 4 लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट है, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं।
मगरबी दुनिया जेनोसाइड, कत्लेआम, जंगी जराइम और उसके अलावा नस्ल कशी जो इसराइली फोर्सेस सेहूनी फोर्सेस कर रहे हैं अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन, तो उसमें वो बराबर के जिम्मेदार हैं, वो बराबर की शरीक हैं। और यही वजह है कि वो ना सीज फायर होने दे रहे हैं, ना उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन पॉज वाली वो जो एक करारदाद थी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, ना उसको होने दिया। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 140 आउट ऑफ 193 नेशन ने जब वोट किया इन फेवर ऑफ सीज फायर, जिसमें पाकिस्तान ने भी एक बड़ा भरपूर डिप्लोमेटिक किरदार अदा किया और इंडिया ने एब्सटेन किया। आप देखें कि उस सीज फायर को भी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। हालांकि यूनाइटेड नेशन जो है वो इट इज वॉइस ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया की आवाज है। और जाहिर बात है OIC और अरब लीग वो तो पहले ही कह चुके हैं कि सीज फायर होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी ये बाय डिजाइन है। और मैं हैरान था एक दो उनके लीडर्स की वो बातें सुन के कि नहीं जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो इसराइल पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे, वो जो कुछ कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं वगैरह। जबकि इतनी मैसिव वेपन्स की एयरलिफ्ट हो रही है, पता नहीं कितने दर्जनों क्या सैकड़ों की तादाद से एयरलिफ्ट हुई है वेपन्स की, जो कि इसराइल तक पहुंचाए गए बाय सी एंड बाय एयर। तो मेरा ख्याल है कि ये हम इससे ज्यादा कितनी बदकिस्मती है इस दुनिया की। एक तो फायरबंदी पर मुत्तफिक होकर भी जो है वहां पर फायरबंदी नहीं हुई, इसराइल की जानिब से मुसलसल बमबारी की जा रही है, कोई वक्फा नहीं दिया गया। और दूसरा जो सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल तंजीम है उसकी जानिब से बड़े परेशान कुन हक़ाइक़ जो है वो पेश किए गए हैं कि जी 2019 में शोरशज़दा इलाकों में जितने बच्चे मौत के मुंह में गए थे उससे ज़्यादा अब 7 अक्टूबर से लेके आज तक अब तक फ़लस्तीन में शहीद हो चुके हैं। तो ये इंतहाई परेशान कुन फिगर सामने आ रहे हैं वहाँ से। देखिए जी एक फिगर तो आप भूल गए हैं जो वो खुद बता रहे हैं कि हिरोशिमा पे जो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था 1945 में, उसमें उसकी कैपेसिटी उसकी टनेज कैपेसिटी जो थी वो 15,000 टन थी। उन्होंने कहा जी इसी कैपेसिटी के बराबर के बॉम्ब जो हैं वो पिछले 3-3.5 हफ्तों में फलस्तीन पे गाजा पे जो है वो गिराए गए हैं। तो उसमें तो देखे ना 3,000 से ज्यादा बच्चे जो है वो शहीद हुए। स्कूल बंद कर दिए गए, इसलिए नहीं कि जी बमबारी हो रही है, इसलिए कि बच्चे मारे गए हैं, बच्चे उनका कत्ल हो चुका है। और उसके अलावा मैं आज पढ़ रहा था 47 मस्जिदों को शहीद किया गया है। यूनाइटेड नेशन के कई दर्जनों एड वर्कर्स जो हैं ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स वो मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशन के हॉस्पिटल्स जो हैं उनको उन्होंने तबाह किया है। जहां जहां जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं फ्रॉम नॉर्दर्न गाजा, जो लोग निकले हैं, जहां जहां उन्होंने पनाह लिए, जिस जगह पे भी उस जगह को बमबारी की गई। लेकिन अब मैं एक बात कहने वाला हूँ, आप कमाल की हिकमत अमली देखें हमास की, पैलेस्टीनियन फाइटर्स की। उन्होंने अब इस्राएली डिफेंस फोर्सेस को ल्यूरन किया है, वो आ रहे हैं, हम ग्राउंड ऑफेंसिव अपना डरते डरते शुरू कर रहे हैं। लेकिन उनकी हिकमत अमली ये है इस्राएली अपना पैलेस्टीनियन फोर्सेस की। ब्रिगेडियर साहब कता कलामी के लिए माजरत, वक्त हमारे पास कम है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद थे, इस बारे में इज़हार ख्याल कर रहे थे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमीर हो या गरीब, बीमारी सबके लिए एक कठिन इम्तिहान होता है। अमीर तबका तो इस मुश्किल से आसानी से गुजर जाता है, मगर बीमारी के साथ गुर्बत भी हो तो लोग सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। लेकिन गरीब और मुतवस्सित तबके की इन इलाजगाहों पर कोई नजर डालने को तैयार नहीं और ना ही इन अस्पतालों की बेहतरी के लिए कोई कोशां है। इन सरकारी अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं वारिस बिन आजम अपनी इस रिपोर्ट में। सहूलियात नापैद, टूटी फूटी इमारतें, खस्ता हाल छतें, दीवारों में दरारें, गंदे वॉशरूम्स, खुले मैनहोल। ये हालात हैं हैदराबाद समेत करीबी अजला के मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम करने वाले सिविल अस्पताल सिंध गवर्नमेंट पेटाबाद और शाह भिटाई समेत शहर के दीगर अस्पतालों के। अस्पतालों के अंदर टूटी फूटी सड़कें मरीजों समेत वाक़ईन के लिए भी परेशानी का सबब हैं। ये हैदराबाद में जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनकी बहुत बुरी हालत है, ना वहाँ खर्च फंड जो मिलता है वो खर्च होता नहीं है, इधर खुद बुर्द हो जाता है। बैठने की जगह भी नहीं है, ये बात भी सही है आपके, मरीजों के बैठने के लिए भी जगह नहीं है इतनी। एक तो वॉशरूम देख लें आप और बैठने की जगह है और लाइनें इतनी होती हैं, डॉक्टर सही तरह देख नहीं पाते, रश इतना होता है। महकमे बिल्डिंग्स को हुकूमत सिंध की जानिब से हैदराबाद के 5 ताल्लुका अस्पतालों की मरम्मत के लिए रमा साल 22
22 करोड़ की रकम जारी की गई, लेकिन अस्पतालों की हालत न बदली। एक्सचेंज बिल्डिंग डिपार्टमेंट का कहना है कि फंड्स जारी होने के बाद काम तेजी से जारी है। जो पैसे रिलीज हुए हैं वो प्रॉपर उसके टेंडर भी हुए हैं, हमने करवाए हैं, और जिसका लोवेस्ट रेट था उसको मैंने ये अलॉट भी किया है, और वो काम अभी बाकायदे फुल स्विंग में चल रहा है साइटों पे। सरकारी अफसरान के दावों के बरक्स करोड़ों रुपए जारी होने के बावजूद सरकारी अस्पतालों की हालत ज्यों की त्यों है। अबतर हालत के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए भी कोई तैयार नहीं। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की कि सरकारी अस्पतालों की हालत अबतर है और इमारतें टूट फूट का शिकार हैं। वहाँ पर मरीजों का क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। ये दो ऐसे बड़े अस्पताल हैं जिसमें दूर दराज इलाकों से ख़ुसूसन इंटीरियर और लतीफ़ाबाद के लोग जाते हैं, तो उधर जो है ना सहूलतों का बहुत ज़्यादा फुकतान है। सारा काम जो है ना हॉस्पिटल इंतज़ामिया के ज़िम्मे में आता है कि वो इन चीज़ों को देखे, लेकिन वहाँ तो डॉक्टर ही नहीं होते। से लेकर एमएसए तक और एमए से लेकर सारे ब्यूरोक्रेट सारे करप्ट हो चुके हैं। सारा माहौल यहाँ का करप्शन में भरा हुआ है। ना लोगों को दवाई मिलती है, ना साफ पीने का पानी मिलता है। सालाना बिल बनकर और तामीरात के चले जाते हैं पास होकर, उसमें ये दिखाया जाता है कि हमने ये बिल्डिंग तामीर कर दी, इस बिल्डिंग में ये खर्चा आया, फर्नीचर आया। ऐसी कोई बात नहीं होती। वो वहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनके पेटों में जाता है, अस्पताल की तामीरात नहीं होती। मरीजों के साथ जो लोग होते हैं उनके लिए बैठने का सिस्टम या वॉशरूम का सिस्टम काफ़ी मुश्किल है। तो शहरी मुतालबा कर रहे थे कि अस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डस्का के इमरजेंसी गेट पर नाजायज तजावुजात, रिक्शों और ठेलों की भरमार है। मरीजों को इमरजेंसी गेट से अस्पताल के अंदर दाखिल होने में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब मोबाइल कंपनीज के सेल्समैनों ने भी गेट पर काउंटर लगा रखे हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं। अमीन रजा मुगल हमारे साथ मौजूद हैं डस्का से। अमीन, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील हेडक्वार्टर सिविल साहब डस्का के जो इमरजेंसी गेट है इसके आगे मौजूद और यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम और ट्रैफिक जो मेन गेट है इमरजेंसी का उसके आगे जो रिक्शा ड्राइवर है उन्होंने दो तीन लाइनें बना रखी, जिसकी वजह से ये जो मेन रोड है ये भी सुकड़ कर रह गया है। और एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ जो है वो एम्बुलेंसेज भी जो है वो इस ट्रैफिक में फंस जाती हैं और यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ों को शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस जो एमरजेंसी गेट है ये जो मेन सियालकोट डस्का रोड है यहाँ पर है और इसके जो मेन गेट है इसके साथ ही जो ठेले और दुकान है और इसके अलावा जो निजी मोबाइल कंपनी है उनके नुमाइंदों ने यहाँ पर जो है ना वो काउंटर कायम कर रखे हैं। तो शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि तहसील हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल डस्का का जो एमरजेंसी गेट है इसको क्लियर किया जाए ताकि एमरजेंसी आने वाले मरीजों को आसानी पैदा हो सके। नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर से आज के लिए इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।